आपको मेरे ख्याल से अभी तक इतना क्लियर हो गया होगा कि ये जो किताबें काम कर रही हैं वो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, जोड़ नहीं रही। जब तोड़ना हो तो उसके लिए प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। प्रोपेगेंडा के 2-3 बड़े सिंपल रूल्स हैं। ये रूल है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा स्कॉलरशिप में नहीं जाना, आपको 5-6 सेंटेंस पकड़ने हैं और उन्हीं को बार बार दोहराते रहना है। अगर आप ये 5-6 सेंटेंस बार बार दोहराएंगे तो लोगों के माइंड में वो रजिस्टर होना शुरू हो जाते हैं। जब हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उनके वहाँ पूरी मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री। वैसे तो हमारे यहाँ भी ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाली मिनिस्ट्री है वो पिछले 15 साल से प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन हिटलर का ये जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था उसका नाम था गोएबल्स। गोएबल्स का एक सेंटेंस है कि अगर आप एक स्क्वायर के बारे में बार बार बोलते रहेंगे कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो लोग अल्टीमेटली उस पर भी विश्वास कर लेंगे। तो यही काम हमारे देश में ये जो दलित पॉलिटिक्स है, समाज को तोड़ने वाली पॉलिटिक्स है, उस पर किया जाता है। मैं एक और एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट करता हूँ। आज से लगभग 100 साल पहले एक मिशनरी थी कैथरीन माओ नाम की। ये MAO नहीं है, MAYO है, मायो। कैथरीन मायो नाम की एक मिशनरी थी अमेरिका में। वो इंडिया में आई और उसने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम था मदर इंडिया। इस किताब में उसका ये कहना था कि उसने हिंदुस्तान जाके जो कुछ देखा सीखा उसके बारे में लिखा है। अब आपने भी ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हमारे देश के बारे में जब प्रोपेगेंडा बनाना होता है, बीच में किसी का कमेंट आ रहा है कि आर्य या आर्यन का क्या मीनिंग होता है। मैं भूल सकता हूँ, इसलिए मैं अभी उसको बता देता हूँ। आर्य शब्द संस्कृत लिटरेचर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, और जब मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं उपनिषदों की, वेदों की, आरण्य ग्रंथों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, बौद्ध ग्रंथों की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बौद्ध मत में भी चत्वारी आर्य शब्द का उपयोग किया गया है। आर्य का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो नोबल है, जो अच्छी, जिसमें सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसे आर्य कहा जाता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, आज हम क्या बोलते हैं, किसी को अनाड़ी बोल देते हैं। जो बुद्धि नहीं रखता उसे हम अनाड़ी कह देते हैं। वो आर्य जिसमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसे आर्य कहा जाता है, और इसके उल्टे को अनार्य कहा जाता था, और अनार्य ही बिगड़ के अनाड़ी बन गया है आज की डेट में। तो आर्य और अनार्य ये हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी थी। इसमें आप आजकल हमने क्या किया, हमने ईमानदार और बेईमान कहना शुरू कर दिया है, लेकिन पहले हमारे देश में जो शब्द चलते थे वो आर्य और अनार्य होते थे। अब अंग्रेज़ों ने जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई तो उससे पहले आर्यन नाम का कोई शब्द नहीं था इंग्लिश भाषा में। ये नया शब्द बनाया गया और फिर इसे बोल दिया कि एक अलग सी नस्ल थी जो आर्यंस बाहर से आए थे, जबकि इसका शरीर की रचना से कुछ लेना देना नहीं है कि आपके विचार कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, उस पर आधारित है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप आर्य हैं, बुरे हैं तो आप अनार्य हो जाते हैं। ओके, चलिए अब मैं वापस आता हूँ कि जब हम यहाँ प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि एक ही चीज़ आप रिपीट करते रहेंगे तो लोग उसको मानना शुरू कर देंगे, भले ही वो झूठ हो। तो अब जो ये कैथरीन माओ आई, जो मिशनरी थी, उसने किताब लिखी, और मैं आपको एग्जांपल ये शेयर कर रहा था कि हमारे देश के बारे में अलग अलग तरह के नैरेटिव बनते हैं। वो नैरेटिव क्या है कि अगर आपने बुरा दिखाना है तो गरीबों की, भूखमरी की फ़ोटोएं खींचो और उसको पोस्ट कर दो, तो लोगों में इम्प्रेशन ये जाता है कि देश में भूखमरी फैली हुई है, गरीब लोग हैं, गरीब देश है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप यहाँ पर जो लोग अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, यहाँ के अच्छे अच्छे स्पॉट्स को डालेंगे तो वैसी प्रेज हो जाएगी। तो आप कैसा भी नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा ही कैथरीन मायो ने भी किया। उसने कहा कि ये देश बिल्कुल भूखों नंगों का देश है, यहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, और हर तरह की बुराई जो है वो इसी देश के अंदर प्रेजेंट है। तो तब आज से 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हमारे देश में बहुत इस किताब का बहुत विरोध हुआ था। जितने बड़े बड़े नाम थे जिन्हें आप सुनते हैं, लाला लाजपत राय हैं,
उन्होंने इसके अगेंस्ट एक पूरी किताब लिखी है, अनहैप्पी इंडिया, लगभग 600 पेजेस की किताब है वो, जिसमें वो कैथरीन मायो को रिबट कर रहे हैं। और महात्मा गांधी ने इसके ऊपर कमेंट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ता हूँ जो उनका ओरिजिनल कमेंट था इस पे। दिस बुक इज क्लेवरली एंड पावरफुली रिटन। द केयरफुली चूजन quotations give it the false appearance of a truthful book, but the impression it leaves on my mind is that it is a report of a drain inspector sent out with one purpose of opening and examining the drains of the country to be reported upon, or to give a graphic description of the stench exuded by the opened drains. If Miss Mayo had confessed that she had come to India merely to open out and examine the drains of India, there would perhaps be little to complain about her compilation. But she declared her abominable and patently wrong conclusion with a certain amount of triumph: the drains are India. अब ये गांधी जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ है। जब मैं गांधी का नाम लेता हूँ तो लोग थोड़ा सा अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि गांधी के बारे में लोगों के जो थॉट्स हैं वो बड़े एक्सट्रीम लेवल्स पे जाते हैं। एक एक्सट्रीम हेट्रेड वाले भी हैं और एक एक्सट्रीम उनकी पूजा करने वाले भी हैं। तो मैं इन दोनों में से किसी के साथ एग्री नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि आम लोगों के ही जैसे गांधी भी एक व्यक्ति थे, ना तो कोई भी पूरा काला होता है ना ही पूरा गोरा होता है, कि उनके भी अलग अलग शेड्स थे। कुछ उनमें कमियां थी, कुछ उनकी मजबूरियां थी, कुछ उनकी विशेषताएं थी। तो यहाँ पर मैं उनकी वो एक विशेषता आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, मैंने सिर्फ 4 लाइन्स हैं, इनको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया, तो मैं वो पढ़ देता हूँ। ये किताब बहुत चालाकी से लिखी गई है। कैथरीन माओ वाली किताब की बात कर रहे हैं। वाक्यों का चुनाव ऐसी चतुरता से किया गया है कि इसके सच होने का झूठा आभास होता है, लेकिन इसे पढ़ने के बाद ये लगता है कि मानो किसी को गटर खोलकर उसका निरीक्षण करने और फिर उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया हो। उसे निर्देश दिए गए हो कि गटर से जो दुर्गंध उठे उसका वर्णन मिर्च मसाला लगाकर किया जाए। यदि कुमारी मायो ये स्वीकार कर लेती कि भारत में आने का उनका उद्देश्य गटर का निरीक्षण करना है, तो उन्होंने जो संकलन किया है उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन उसने तो एक पूरी तरह गलत और घिनौनी घोषणा ही कर दी कि गटर ही भारत है। हम सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो गांधी जी ने ये बोला कि ये जो किताब है ये ऐसा है मानो कोई गटर इंस्पेक्टर आके लिख रहा हो कि मैं यहाँ के जो गटर हैं उनको देख रहा हूँ। और मतलब आप ऐसे देखिए ना कि किसी ने अपना घर बनाया और आपको इनवाइट करता है कि आओ बताओ घर कैसा है। तो उसने जो मार्बल लगाया है, जो टाइल्स लगाई हैं, उसकी बात नहीं करते। आप सीधा उसका गटर में जाके देखते हैं कि यहाँ तो गंदगी भरी हुई है, और फिर लिख देते हैं कि यार इतना गंदा गटर, इतनी ज़्यादा स्मेल है उस घर में, तो कि ये तो गंदगी से भरा हुआ है। तो ये जो उन्होंने कैथरीन मायो के बारे में कहा, आप ये मान लीजिए कि ये 100 साल पुरानी बात है। इन 100 वर्षों में हमारे देश में 4 पीढ़ियां ऐसी आ चुकी हैं जो इस मायोवाद पर ही काम करती हैं। माओवाद तो आपने सुना होगा। आज मैं एक आपके साथ ये नई चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि ये मायोवाद है। मायोवादी वो लोग हैं जो हमारे देश के बारे में कुछ भी अच्छा ना सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना उसके बारे में कोई बात होने देना चाहते हैं। वो केवल इस बात पे खुश होते हैं कि इस देश की निंदा की जाए, इसकी ट्रेडिशंस की निंदा की जाए, इसे जितना बुरा भला कहा जाए उतने में वो खुश होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं मायोवादी कहता हूँ। और आज इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, और ये जो हिस्ट्री बुक्स हैं हमारी, वो इनको बढ़ाने में और ज़्यादा सहयोग देती हैं। अब आप इसको एनसीईआरटी वाले नैरेटिव से ही समझ के देखिए, इसको कैसे समझ सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि अंग्रेज जब यहाँ आए तो वो एक ऐसे समाज में से आए थे जहाँ पर केवल एक ही किताब चलती थी जिसका नाम था बाइबल। बाकी किताबें वहाँ पर बहुत लंबे समय तक पढ़ने में ही बैन की हुई थी कि कोई किताब पढ़ेगा नहीं, और बाइबल भी जो लेडीज़ हैं वो कभी नहीं पढ़ सकती थी, उन पर बैन लगा हुआ था।
तो उनकी सोच ऐसी थी कि एक किताब होती है, एक ही किताब में सारा कुछ दिया होता है और उसी से समाज चलता है। अब ये लोग जब यहाँ पहुँचे तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ये यहाँ पर भी एक किताब ढूंढना चाहते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर कोई एक किताब तो है ही नहीं, जिसे आज हम सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, हिंदू धर्म, आप जो मर्जी नाम ले लें, उसे देखते हैं तो उसमें तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि एक आम आदमी को का सिर चकराने लग जाता है कि कहाँ से शुरू करूँ। इनकी जो कैटेगरीज हैं कि श्रुतियाँ हैं, स्मृति है, फिर इतिहास ग्रंथ आ जाते हैं, फिर दर्शन ग्रंथ आ जाते हैं और फिर पुराण आ जाते हैं। तो 5 तो ये मोटी मोटी कैटेगरीज हैं जो हमारे देश में ग्रंथों के बारे में है। तो शुरू में इन्हें लगा कि हम सिर्फ जो श्रुति है, क्योंकि श्रुति को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस पे फोकस करेंगे। अब उनका क्वेश्चन ये था कि श्रुति क्या है, तो किसी ने बताया वेद होते हैं। तो बोले अच्छा वेद पकड़ लेते हैं। फिर इनको पता लगा कि वेद एक नहीं, वेद तो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो किसको पकड़े? अभी ये डिसाइड हुआ नहीं था कि नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि कभी भी एक वेद भी अपने आप में एक किताब नहीं है, उसके आगे कंपोनेंट्स हैं। हर वेद की संहिताएं हैं, हर वेद के उपनिषद हैं, हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और हर वेद के अरण्यक भी हैं। अब किसको पकड़े? ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जब भी कभी प्रोपेगेंडा करना होता है, मैंने बोला 5-6 सेंटेंस होने चाहिए। प्रोपेगेंडा करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी बड़ा लिमिटेड काम करती है कि हमने 5-6 चीज़ों को बार बार ठोकते रहना है लोगों के माइंड में ताकि वो परमानेंटली बैठ जाएं। लेकिन यहाँ इनको इतनी वैरायटी मिल रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। फिर किसी ने बोला कि एक वेद के तो इतने कॉम्पोनेंट्स होते ही होते हैं, उसके अलावा वेदांग भी हैं कि वेदों के जो अंग हैं, शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष, ये फिर वेदांग आ जाते हैं। अब इसी में सैकड़ों किताबें आ गई। तो अब इनको लगा कि हम इनको छोड़ देते हैं, श्रुति में अगर हम जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हम प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। किसी ने सुझाव दिया कि आप फिर जो दर्शन शास्त्र है उन पे जाइए। अब दर्शन शास्त्र क्या है? षड दर्शन की हम बात करते हैं। पतंजलि का जैसे योग दर्शन है, फिर न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन शास्त्र आ जाते हैं। तो जब इन्होंने संस्कृत में इन ग्रंथों को पढ़ा तो इनको शौक लगा कि इतनी महान सिविलाइजेशन है ये कि इसके बारे में प्रोपेगेंडा करें तो कैसे करें। षड दर्शन छूट गए, लेकिन कुछ लोग इन पे काम करने लगे, इनको समझने लगे, और वो लोग, इन्हें इंडोफाइल कहा जाता था। इंडोफाइल यानी जो इंडिया से प्यार करते हैं। और दूसरी कैटेगरी जिसमें कैथरीन माओ और आज के मायोवादी आते हैं, उन्हें इंडोफोब्स कहा जाता है कि इंडिया से नफरत करने वाले हैं। तो अब उन्होंने कहा कि हम पुराणों को पकड़ते हैं। तो पूछा पुराण कितने हैं? तो किसी ने बोला 18 पुराण है, किसी ने बोला 32 पुराण है, किसी ने बोला 108 हैं, फिर किसी ने कहा 1000 पुराण है। अच्छा, फिर पुराणों की एक लिमिटेशन ये थी कि एक केवल विष्णु के बारे में बात कर रहा है तो एक केवल शिव के बारे में बात कर रहा है, जबकि इन्होंने तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी की पूरी संस्कृति का ही सत्यानाश करना था। तो इन्होंने कहा अच्छा फिर अब हमें इतिहास ग्रंथ पे जा सकते हैं, महाभारत या रामायण। उसमें भी प्रॉब्लम थी कि इतिहास ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ को कोई मानेगा या नहीं मानेगा तो उससे शौक नहीं लगेगा। अब इनके पास लास्ट जो रिजॉर्ट बचा वो था स्मृतियां। कि स्मृतियों की लिस्ट उठाते हैं और उस पर काम करते हैं। इन्हें यह पता था कि स्मृतियां परमानेंट किताबें नहीं हैं इस देश की, लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा किया जाना था तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कितनी स्मृतियां हो सकती हैं। तो अब स्मृतियां भी इनको मिला के सैकड़ों हैं। फिर उस पे इन्होंने एक पे जीरो इन किया कि हम एक को पकड़ेंगे, और उसे पकड़ लिया इन्होंने मनुस्मृति को, कि हम मनुस्मृति को पकड़ के इसके आधार पर ही सारे का सारा प्रोपेगेंडा करेंगे। और मायोवादियों का वो प्रोपेगेंडा आज तक मनुस्मृति के आधार पर चलता आता है। अब इसमें भी जो कमाल की चीज़ है वो क्या है? आज से लगभग 1000 साल पहले महमूद गजनवी जब हमारे देश में आया तो उसके साथ उसका एक क्रॉनिकलर आया था, एक इतिहासकार आया था जिसका नाम था अल-बेरूनी। उसने यहाँ पर रहकर यहाँ का अध्ययन करके किताब लिखी जिसे किताबुल हिंद कहा जाता है।
उस किताब को ट्रांसलेट किया किसी एक जर्मन ने जिसका नाम था अल्बर्ट सच्चाऊ। तो मैं उसका सिर्फ पेज नंबर 126 है जिसमें 2 लाइन्स है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अल्बेरूनी ने लिखा है, उसको ट्रांसलेट किसी जर्मन ने किया है। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि कभी भी जब आप कोई बात करेंगे ना अपने देश को डिफेंड करने के लिए, तो आप पे लेबल लगेगा। अच्छा ये तो जी मनुवादी है, अच्छा ये तो संघी है, अच्छा ये तो भक्त है, क्योंकि उनको लेबल लगाने का शौक है। तो इसलिए मैं किताबें वो उठाता हूँ जो किसी मनुवादी ने ना लिखी हो। या तो यहाँ पर ये जो जर्मन है और अल्बेरूनी है, ये भी संघी होने चाहिए, तो इसलिए मैं इनकी किताबें लेता हूँ। अब वो क्या बता रहा है पेज नंबर 126 पे, ये हिंदुओं के बारे में बता रहा है, दे डू नॉट अलाउ द वेदा टू बी कमिटेड टू राइटिंग बिकॉज इट इज रिसाइटेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन मॉड्यूलेशंस एंड दे देयरफॉर अवॉइड द यूज ऑफ द पेन। तो वो बता रहे हैं कि जो हिंदू है वो वेदों को लिखने नहीं देते। उसके 2 कारण बताता है वो। पहला कारण है, उसका कहना है कि जो वेद है वो छंद में बोले जाते हैं, लेकिन जब आप लिखोगे तो छंद में लिख तो सकते ही नहीं हो, तो वेदों को लिखा जाता है और छंद में बोला जाता है और छंद में बोला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सिंस इट इज लाइबल टू कॉज सम एरर एंड मे ओकेजन एन एडिशन और अ डिफेक्ट इन द रिटन टेक्स्ट। अब तो प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो हर किताब को हाथ से लिखा जाता था और उसकी कॉपी भी हाथ से लिख के बनाई जाती थी। तो अगर आपको किसी भी किताब के हेरा फेरी करनी है, उसमें चीटिंग करनी है, तो आप उसको कॉपी करने बैठ जाइए और उसमें 2-3 सेंटेंस अपनी ओर से लिख दीजिए और बोलिए कि तो मनु ने लिखे थे, तो आपका काम पूरा हो गया। आपने मनु के नाम पे या किसी के भी नाम पे आपने हेरा फेरी कर दी और उसे माना जाए। हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट थे, पहली चीज़ तो हर एक चीज़ को छंद में बनाते थे, ताकि अगर कोई मिक्स करने लगे तो उसको कष्ट करना पड़े, छंद बनाना पड़ेगा। और फिर जब आप ओरली याद करते हैं, कंठस्थ उसे कर लेते हैं, अब कोई उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं कर सकता, कोई एडिशन नहीं कर सकता, जैसा कि वो 1000 साल पहले बोल रहा था। तो लेकिन अब तो प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, प्रिंटिंग प्रेस में आप काफ़ी हद तक बचा सकते हैं क्योंकि आपके पास कॉपीराइट है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुझे नहीं पता अंग्रेज़ों ने किया या नहीं किया, लेकिन आज अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मनुस्मृति आप अगर लेने जाएंगे तो 2 तरह की मिलेगी। ये मेरे पास दोनों है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये है मनुस्मृति। ऐसे बहुत सारे पब्लिशर हैं जो इन किताबों को छापते हैं, जिसमें बहुत सारा गंद भरा हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि जो नीची जाति के लोग हैं उनको दबा के रखना चाहिए, उनको पढ़ने नहीं देना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी नॉनसेंस इसके अंदर लिखी हुई है। ऐसे ही एक ये दूसरी है मनुस्मृति, इसे पब्लिश किया है आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट ने, और इसे बोलते हैं विशुद्ध मनुस्मृति या क्रिटिकल एडिशन ऑफ मनुस्मृति। अब हमारे देश में जो मैंने अभी एक तो आपके साथ शेयर किया कि श्रुति परंपरा है, ओरल ट्रेडिशन के थ्रू चलता था ताकि मिक्स ना किया जा सके। अब मनुस्मृति के बारे में 2 तरह के क्लेम्स हैं। एक तो जो मायावादी हैं, जो आपको ये कहना चाहते हैं कि देश घटिया है, इसमें सब कुछ गंद था, वो कहते हैं कि ये इसमें जो गंद भरा हुआ है ये सच है, क्योंकि उन्होंने देश को तोड़ना है। दूसरे हैं जो कहते हैं कि विद पैसेज ऑफ टाइम किसी ने शरारत करके मनुस्मृति में मिलावट कर दी है, तो हमने क्रिटिकली उसको एग्जामिन करके उसको सुधार दिया है। तो इसमें इन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है, जिस किताब की मैं 2nd नंबर पे मैंने आपको दिखाई थी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी परंपरा ऐसी है कि अगर सिर्फ इसलिए कि कोई शब्द कहीं पे लिख दिया है हमें उसको मानना, ऐसा कतई नहीं है। ये हमारे देश के बाहर के मजहबों की सोच हो सकती है कि किताब में जो लिखा है वो जितना मर्जी घटिया हो, जितना मर्जी अनसाइंटिफिक हो, उसे मानना ही पड़ेगा। हमारे देश की परंपरा कभी भी ऐसी नहीं रही, हम उसे चैलेंज करते हैं। तो उसी चैलेंज का परिणाम है कि इन्होंने ये मनुस्मृति निकाली और इनका कहना है कि ये विशुद्ध मनुस्मृति है। अब उनका क्लेम कितना ठीक है मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी देश के ट्रेडिशंस को मैच करता है कि अगर हम किसी को ऋषि कह रहे हैं, हम जब वाल्मीकि को ऋषि कहते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो किस घर में जन्म लिए थे, हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी रचना की है।
जब हम वेद व्यास की पूजा करते हैं, उसको ऋषि कहते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो मछुआरी के पेट से जन्म लिया था उन्होंने, हम ये बोलते हैं कि उसका इंटेलेक्ट ऐसा था इसलिए वो ऋषि थे। तो अगर हम मनु को ऋषि मानते हैं तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि कोई ऋषि कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें लिखेगा। मान लीजिए आज की डेट में अगर पीएचडी थीसिस लिखा जाता है तो पीएचडी थीसिस तभी एक्सेप्टेबल माना जाएगा अगर उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है। तो ऐसा ही इनका क्लेम है कि मनुस्मृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत डाल दी गई हैं। अब मैं आपसे जो बातें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हज़ारों किताबों में से एक पे जूम इन करेंगे, मनुस्मृति पे, और फिर उस पर भी जूम इन करके बोलेंगे इसमें जो गंध है वो ओरिजिनल है, इसको आप हटा नहीं सकते, कि आपकी ही परंपरा के ऊपर आपका ही लेबल नहीं लगाने दे सकते ये। अब उसको एनसीईआरटी कैसे यूटिलाइज करती है मैं उस पर आता हूँ।